एक प्यारी सी बहन होती है, उम्र 33 साल होती है। 6 भाइयों की अकेली बहन होती है। इकलौती बहन होती है तो सारे भाई प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी कहीं उसे जाना होता है, जब अकेले कहीं जाती है तो भाई कहते हैं नहीं तू नहीं जाएगी, कुछ हो जाएगा तुझको, कोई कुछ कर देगा, बच्चों को टक्कर मार देगा, कुछ ऐसे ऐसे करके भाई ड्रामा करके बहन के साथ हो लेते हैं। रीज़न क्या है? सबसे छोटा भाई मोहित, जिसका नाम है मोहित, लेकिन तेज, इतना तेज है सबको मोह लेता है अपनी बातों से। सारे पड़ोस में उससे खुश रहते हैं, सारे रिश्तेदार उससे खुश रहते हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मोहित के हिसाब से मोहिनी रूप है। दोस्तों, पूजा 33 साल की है, 4 बच्चों की माँ है। पहले बड़े बच्चे का नाम ऋतिक है, 10 साल का बेटा है। वो 4 दिनों के लिए अपने मैके आई थी फर्रुखाबाद में आ करके यहाँ पे 4 दिन जब बिता लेती है तो 5 बजे 7 अप्रैल को तैयार होती है और कहती है कि मैं अब अपने घर जाऊंगी। वो घर कहाँ जाएगी? किसनी थाने कुसमौरा गांव, फर्रुखाबाद। दोस्तों, थोड़ी दूर पे ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं रहता। फिर भी मोहित कहता ना दीदी तू नहीं जाएगी अकेले, कुछ भी हो सकता है। तो डरा धमका करके वो अपनी दीदी के साथ हो लेता है। जब दीदी के साथ जा करके 5 बजे निकलता है, रात को घर में 8 बजे पहुंच जाता है। 8 बजे वो चाय पीता है सॉरी, चाय पी करके वो तैयार होता है और कहता है कि मैं घर जाऊंगा। तो वही जो ऋतिक होता है, मामा मामा करके कुछ बात करने लगता है। बात करने में, समझने में, सुलझने में बज जाते हैं 9। अब 9 बज गए तो मोहित कहता है दीदी लेट तो बहुत हो गया है, क्या करूं? ऐसे करके फिर ऋतिक कहता मामा मत जाओ, ऐसे ऋतिक कह देता है। तो मामा ऋतिक को प्यार बहुत करता है, क्योंकि ऋतिक का पापा कहाँ रहता है? महाराष्ट्र के पुणे में रहता है, आईटी सेक्टर में काम करता है। 36 साल की उम्र है, नाम में दिलीप कुमार। साल में एक बार आता है। मामा को ज़्यादा नज़दीकी है, तो ऋतिक हो या फिर कोई भी बच्चा हो, प्यार ही करने लगता है मामा को, जो कि निस्वार्थ भाव से मामा प्यार भी करते हैं भांजों को। आपको भी पता होगा, बड़े भाई के लड़कों को भी मामा चाचा बहुत प्यार करते हैं निस्वार्थ भाव से। ऋतिक के कहने पे मोहित रुक जाता है, रात भर वहीं पे सो जाता है। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब होती है तो 5 बजे वो वहाँ से निकल करके वो अपने फर्रुखाबाद आने की कोशिश करता है। जब 5 बजे निकल जाता है तो 10 बज जाते हैं। तब मम्मी का फ़ोन आता है, मोहित की मम्मी यानी पूजा की मम्मी, वहाँ से फ़ोन आता है कि बेटा मोहित कहाँ है? तो पूजा कहती है मम्मी वो तो 5 बज के कुछ मिनट पे ही निकल गया था, मैंने चाय बना दिया था, बस वो चला गया, बोला मुझे स्कूल जाना है, ये वो फलाना ठिकाना पेपर चल रहे हैं। मोहित की उम्र ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, बहुत ही इनोसेंट बच्चा होता है। और उसके बाद उसकी मम्मी पापा कहती चल ठीक है कोई बात नहीं, 10 बज गए हैं, आ जाएगा घंटा खाड़ में। फिर 11 बजे मोहित की मम्मी का फ़ोन आता है, यानी पूजा की मम्मी को, बेटा मोहित नहीं पहुंचा। अब पूजा चिंतित हो जाती हैं, जबकि पूजा रोक रही थी मत जा मैं अकेली चली जाऊंगी। उसके बावजूद दिन में भेजा, 5 बजे भेजा, सुबह 5 बजे, कौन सा डर होता, कौन से चोर उचक्के होते हैं? फिर भी मोहित गायब था। दोस्तों, पूजा क्या करती है, इधर उधर फ़ोन लगाती है, ढूंढती है, इधर उधर बात करती है, मोहित के दोस्तों से बात करती है, मोहित के पापा इधर उधर बात करते हैं। उसके बाद मोहित के पापा निकल लेते हैं पूजा के ससुराल, यानी कि किसनी थाना के कुसमौरा गाँव। ठीक है, 7 अप्रैल की ये घटना थी, 8 अप्रैल की सुबह की बात हो रही है। उसके बाद पूजा को इधर उधर समझ में कुछ आता नहीं है, तो क्या करती है, बकल के जितेंद्र ठाकुर को लेती है और चली जाती है थाने। थाने अभी पहुंची नहीं होती है, किसनी थाना पहुंची नहीं होती है, तब तक पूजा के मम्मी पापा आ जाते हैं पूजा के घर में। अच्छा, थाने का जो रास्ता है वो दूसरा है, मायके का जो रास्ता है वो दूसरा है, तो इनको रास्ते में भी वो नहीं मिले वो लोग। तो दोस्तों, आकर के पूजा के मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा ऋतिक पानी ला। 1 गिलास पानी ऋतिक ला के देता है, जो कि 10 साल की उम्र है, पढ़ाई करता है। और उसके बाद ऋतिक से पूजा की जो मम्मी होती यानी नानी पूछती, बेटा तुझे पता है मामा कितने बजे गए थे, तू सो के उठा था कि नहीं उठा था? तो ऋतिक बोलता है कि मैं तो सो के उठ गया था नानी, मैं तो रात भर नहीं सोया, मेरे को तो नींद नहीं आई। तो बोले कि नींद क्यों नहीं आई? तो बोले कि अच्छा तू बताए वो कहाँ है, मामा कहाँ होंगे, आइडिया है कुछ, समझ में तुझे आता है कि मामा कहाँ गए होंगे? तो ऋतिक बोलता हाँ मुझे सब पता नानी, मामा कहाँ गए होंगे। तो नानी बोलती है कि बता फिर कहाँ गए होंगे, फिर मम्मी जब थाने क्यों जाने दिया? तो ऋतिक बोलता है मम्मी तो मामा को मार डाली हैं। सुनते जाओ। अव्वल दर्जे की एक्टिंग, नंबर 1 की एक्टर, सुंदरता की पराकाष्ठा, जवानी की पराकाष्ठा, पति नहीं था, इस वजह से अकेलापन था, इस वजह से जवानी की दीवानी ये बहन
6 बहन भाइयों की अकेली बहन, नहीं 5 भाइयों की अकेली बहन इतनी जवानी में मदमस्त हाथी की तरह पति के नाक के नीचे धोखा दे रही थी। ऋतिक बोलता है कि रात को गोली चली थी, बगल के जो अंकल हैं जितेंद्र अंकल, उन्होंने मामा के कान पे गोली मारी थी। इतना सुनते ही नानी को तो हार्ट अटैक आ जाता, वो बेहोश हो जाती। वहीं पे उनको लेके सब लोग हॉस्पिटल भागते हैं, लेकिन जो नाना साथ में आए होते हैं वो तुरंत थाने में फ़ोन करते हैं, गूगल से थाने का नंबर निकालते हैं, थाने में फ़ोन करते हैं कि अभी एक लड़की आएगी 33 साल की पूजा दुबे, बगल का उसी का एक पड़ोसी है जिसका नाम है जितेंद्र ठाकुर, इन दोनों ने मेरे बेटे का कत्ल किया है, आप इनको अरेस्ट कर लो। जैसे ही पूजा पहुंची थी, एफआईआर लिखवा चुकी थी, वैसे ही उनको हथकड़ी डाल करके उनको बैठा लिया जाता है। अब इनकी ड्रामेबाजी शुरू होती है, त्रिया चरित्रम देवम न जाना नंबर 1 की। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है, पूजा दुबे ये ड्रामे कर रही थी, ढोंग कर रही थी, ढांढस कर रही थी, अपने मम्मी पापा को चूतिया बना रही थी। मम्मी पापा को नहीं पता था कि गोरी चिट्टी भोली भाली सुंदर सी मेरी बेटी इतनी ज़्यादा चालू है, इतनी ज़्यादा शकल से दिखने वाली सुंदरता और भोली बिटिया भेड़िया का अवतार है। दोस्तों ये डायन, अब इसको जब कूटा जाता है, पुलिसिया हाथ दिखाया जाता है, पहले तो ढांढस करती है, रोने लगती है, फिर थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। जब पुलिस का लात पड़ता है इसके पिछवाड़े पे, चूतड़ पे, इसके वो पुलिसिया का, लेडीज पुलिस का इसके चूतड़ पे जब लात पड़ता है, तब जा कर के इस महिला की बवासीर थोड़ी ढीली होती है। लात खाने के बाद तुरंत बैठ जाती है, स्वाभिमानी महिला की तरह बैठ करके बताती है कि जी मेरे पति दिलीप दुबे जो कि पुणे में आईटी सेक्टर में काम करते हैं, साल में एक बार आते हैं, मुझे सब्जी की, मुझे दवाई की, बच्चों की फीस की, दुनिया भर के खर्चों की ज़रूरत, दवाई लाना होता है तो मेरे पड़ोस के जितेंद्र काम मेरे आते हैं। पड़ोस के जितेंद्र वहीं पे बैठे होते हैं, काला तवा, आपको फ़ोटो लगा दूंगी, आप देखना, भूजा तवा, मांजा गया नहीं, रोटी रोज़ बनाई गई, टकला नंबर 2 का, जैसे लगता शिकारी धंधे वाला बंदा। दोस्तों जितेंद्र दुबे से ये 5 साल पहले से संबंध बना रही होती है। अगर मोहित नहीं आता तो पता भी नहीं चलता कि पति कितनी मेहनत करता है, ओटी लगाता है, आईटी सेक्टर में कितना दिमाग खपाता है, कितनी डांट मैनेजरों की खानी पड़ती है, कितनी जल्दी ड्यूटी पहुंचो, चाहे खाना खाओ चाहे ना खाओ, टास्क पूरा करो, चाहे लंच करो चाहे ना करो। आपको पता है, आपने कभी हेल्पर की ड्यूटी की होगी तो वहाँ पे आपको हेल्पर में आपको लंच भी मिलता है और वो इंटरवल भी मिलता है, लेकिन आईटी सेक्टर जैसे बड़े लेवल की, मैनेजर लेवल की ड्यूटी में कभी आपको लंच ब्रेक नहीं मिलता। होली के दिन भी आपको ड्यूटी जाना पड़ सकता है कभी बाई चांस। तो दोस्तों वो बेचारा जितना कमाता था, ओटी का पैसा अपने पास रखता था, बाकी पैसा अपनी बीवी को देता था, शान शौकत। सारे बच्चे पढ़ रहे थे नंबर 1 के स्टैंडर्ड कॉलेज में, स्कूल में, बढ़िया बस लगी, झनाझन बस दरवाजे पे आती थी और बच्चे बैठ करके जाते थे, तीनों बच्चे हीरो हीरोइन की तरह जी रहे थे। पूजा भी पहनना ओढ़ना एकदम मनमाना राज था, एकदम हीरोइन की तरह वो भी जी रही थी, जहाँ भी जाती थी सेंट मार करके ही जाती थी, पड़ोस में कथा में भी जाती थी, बनारसी साड़ी पहन के जाती थी। इतनी सुंदर महिला कौन छोड़ता, एक बात बताओ। ये काला कौआ जो कि पड़ोस में 3 बच्चों का ये भी बाप है, इसकी भी बीवी खूब अच्छी है, लेकिन कहते नहीं घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की ऐश्वर्या राय रानू मंडल, पड़ोस की रानू मंडल ऐश्वर्या राय, पतियों का तो यही होता है दोस्तों। अब पूजा को जब ज़्यादा पैसे मिलते हैं, दूध दही ज़्यादा खाती है, पूरी बलबला जाती है, एकदम जवान हो जाती है, और ज़्यादा जवान हो जाती है। पूजा का मन करता है किसी से बात करने को, चीत करने को, मिलता है काला कौआ। काला कौआ आया था एक दिन, बुलाया था पूजा ने, सब्जी लेके आया है, एक दिन हॉस्पिटल से दवा लेके आया है, एक दिन काला कौआ बच्चों की फीस भरने गया है। इसी तरह से काला कौआ से व्हाट्सएप पे, एक दिन काला कौआ को व्हाट्सएप पे लव भेज दिया जाता है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा काम करते हो, लव ऐसे लाइक वाला भेजा जाता है, लेकिन काला कौआ को प्यार हो जाता है। अब काला कौआ पड़ोस की भाभी यानी पूजा के बिना जी नहीं पाता है, बार बार प्रेस करता है, भाभी बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर। अब भाभी का भी दिल आ जाता है, क्योंकि भाभी अकेली थी, जवानी पूरे 100% थी, तो भाभी को ऐसा लगा कि हमारे पड़ोस में है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम अपना टाइम भी काट लेंगे।
5 साल से पूजा पति को धोखा दे रही थी। अभी छुट्टी गर्मी की हुई थी पेपरों के बाद, तो बच्चों को लेके मैके गई थी। मैके से जब 4-5 दिन बाद 10 दिन बाद जो भी लौटी हो, उसका तो जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों। 7 अप्रैल को जैसे ही लौटती है, जितेंद्र का मैसेज आ जाता है कि पूजा बहुत दिन से हम मिले नहीं हैं, हमें तुम्हारी जवानी याद आती है, अपनी जवानी याद दिखाओगी। तो पूजा कहती है कोई बात नहीं, आप रात को 2 बजे आ जाना, मैं दरवाज़ा खुला रखूँगी। छत के ऊपर पहले अपने छत पे जाता है मक्कार, ये अपनी बीबी को सुला करके बीबी को एकदम से अच्छी तरह से नींद की दवा देता है। जब आता पूजा के पास, बीबी को नींद की दवा पहले से दे देता है दूध वगैरह में। और उसके बाद मक्कार छत पे चढ़ता है, छत फांद करके पूजा की छत पे आता है, जीना से उतर जाता है। अच्छा, जब जीना से उतरता है तो बाहर वाले दलान में बैठा सोया हुआ था मोहित को लगा कि जीना से कोई उतर रहा है। आवाज़ भी आई, हंसने की भी आवाज़ आई। तो और उसके बाद खटाक से दरवाज़ा भी हुआ, लेकिन उसके बाद कोई निकला नहीं बाहर। तो मोहित को ऐसे लगा कि जैसे कि कोई घर में है, बात कर रहा है, कोई है घर में बात कर रहा है। तो मोहित ने कहा कि चलो देखता हूँ। मोहित का जो दरवाज़ा था वो खुला था, मोहित ने बाहर से बंद कर रखा था। उसकी दीदी ने खुद कहा था कि भैया बाहर से बंद कर लेना, अगर मैं अंदर से बंद कर लूँगी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम फिर मैं उठ नहीं पाऊँगी, मैं अंदर वाले कमरे में रहती हूँ। तो मोहित ने दरवाज़ा धीरे से खोला, जा कर के दीदी के कमरे में गया जिसमें लाइट जल रही थी। दूसरे कमरे में बच्चे सोए पड़े थे। जैसे ही दीदी के कमरे में घुसता है तो दीदी को पूरी निरा नांग बिना कपड़ों की मछली देखता है। दोनों नाग नागिन बने चिपटे हुए थे। पूरी तरह से मोहित शर्मा जाता है, बिल्कुल एकदम हार्ट अटैक का स्थिति हो जाती है। पहली बार एकदम, बच्चा तो था ही, उसने देखा था इस तरह से दीदी का अवतार। 12 अवतार देखा, 12 अवतार में पागल हो गया मोहित ने मतलब पकड़ा उसको, जितेंद्र को। जब मोहित को देखा इन लोगों ने तो जल्दी से साड़ी निकल के भागी, वो अपना लोअर लेके भागा। जैसे जितेंद्र भागने की कोशिश किया, दरवाजे पे खड़ा हुआ मोहित जितेंद्र का कॉलर पकड़ के गिरा लिया। गिराते ही छाती पे चढ़ गया, मुक्का। लेकिन ये जो जितेंद्र था ये गुंडा था, कई लोगों को ये धमकाता था, मारता था, पीटता था। पूरी तरह से ये एकदम शेर बन के गाँव में रहता था। ये इसका कुछ दलाली का काम था। तो ये कट्टा भी रखता था, जो कट्टा लोग रखते, गाँव गंवारू लोग, शराबी वराबी लोग, कट्टा भी रखता था। तो ये कट्टा लेके हमेशा डराने धमकाने के लिए हर जगह जाता था। कट्टा हमेशा इसके पास रहता था। और ख़ासकर जब पूजा देवी के घर आता था अपनी महबूबा से लव करने, तब तो कट्टा लाता ही था। डरता था कि कहीं कोई गाँव का आदमी कूद पड़े तो मार दूंगा। वैसे ही पूजा कहती है थोड़ी ताकत लगाओ जितेंद्र, अब ये मेरे को जीने नहीं देगा। ये तो बहुत भाई तेज निकला। जैसे जितेंद्र ताकत लगाता है, मतलब बहन, मतलब महबूबा का वो पाता है, साह पाता है, ताकत लगाता है। ताकत लगा करके उसको झटक देता है छाती पर से, और अपने जेब से निकाल करके कट्टा उसके कान में 3 गोली दाग देता है। 2 गोली बाहर चली जाती है, 1 गोली खोपड़ी में लग जाती है। पूरा खूनम खून वहाँ पे दीवार पे छप जाता है। उसके बाद ये गिर के फटफटाने लगता है, बड़ी मुश्किल से इसकी जान निकलती है। अब ये लोग कहते क्या करना है, ये क्या करता है, अपने घर जाता है, कट्टा वहाँ रखता है, कपड़ा चेंज करता है खूनों वाला, अपने भाई जोली को बुलाता है। जोली आकर के इसकी लाश को लादता है, जिस बाइक पे आया था उस बाइक पे ही बिठाता है, और घर से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर नहर के किनारे झाड़ियों में ये फेंक देता है। लेकिन ये देखता है कि अभी इसके शरीर में गर्मी है, क्या जिंदा तो नहीं है, इसलिए 2 गोली फिर मार करके चला आता है। दोस्तों, ये सारी कहानी एक बहन ने अपनी हवस की, बन करके हवस में आकर के एक प्यारे से भाई को, जो कि भाई एकदम जान से ज़्यादा बहन को मानता था। भाई कोई भाई हो, बहन को नहीं मानता, बहन के चरित्र को मानता है, बहन के उपकार को मानता है, बहन के त्याग को मानता है, बहन के मांस को थोड़ी कोई मानता है। इतने 5 साल से तुम छत पर से बुला रही हो धिंगरा, बुला करके तुम कुटवा रही हो अपना मांस, उसके बाद तुम गोली से मरवा रही हो। अरे भाई के पैर पड़ जाती, भाई से माफ़ी मांगने लगती। दुनिया की कौन सी ऐसी गलती है जो कोई माफ़ ना कर दे। अरे वो तो कुछ कहता ही नहीं किसी से, वो तो उसका तुम्हारा घर टूट जाता, वो तो कुछ कहता ही नहीं बेचारा। लेकिन इस महिला ने, मैं बता आपको भी बार बार, शराब पियोगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा, झूठ बोलोगे आपके ऊपर कलयुग चढ़ जाएगा, आप चोरी करोगे आपका दिमाग नष्ट हो जाएगा, आप बात नहीं कर पाओगे, मुंह से आपके कंपन निकलेगी। अगर पराई नारी का भोग करोगे तो आपके चारों तरफ कलयुग और राक्षसों का वास हो जाएगा, बुरी आत्माएं आपके पास वास करेंगी, फिर आप निर्णय नहीं ले सकते हो।
आपको संस्कारी निर्णय आएगा ही नहीं लेना, क्योंकि माइंड से ही इंसान पायलट बनता है, माइंड से सुअर बनता है। माइंड से शराब पी के नाले में गिरा रहता, कुत्ते मूत मूत के जाते हैं। माइंड से ही इंसान जा करके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। टोटल खेला माइंड का है। दिमाग आ जाए तो आत्मा का उद्धार हो जाए, शांति मिल जाए, ना दिमाग आए तो आत्मा का नष्ट करके 84 लाख योनि में चले जाओ। तो दिमाग की बात है ना। लेकिन दिमाग भी आपका जब आपको इंगित करता है, जब आपका हाथ इंगित करता है। अगर आपके हाथ और बुद्धि मन अच्छा काम नहीं कर रहा है तो फिर आपकी आत्मा का नाश होना निश्चित है। दोस्तों, इन लोगों को जब ये बात सारी पता चलती है, इनके पति को बुलाया जाता, पति को फ़ोन आता है। अब देखिए कि एक बेचारा प्यारा भाई, पढ़ने लिखने वाला भाई, सुंदर सा भाई, पूरी दुनिया का प्यारा भाई मर गया। अब तुम्हारे ये बच्चे जो ऋतिक 10 साल का, अब ये ढांढस करती है, ऋतिक झूठ बोल रहा है, लेकिन जब इसके बवा सिर पे ठोकर पड़ी ना जूतों की, आपको पता पुलिस का बूट कितना पीछे से मजबूत